थी। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज का। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की होगी बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दिल्ली से सुबह 10 बजे शुरू होगी नीति आयोग की बैठक। बैठक में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के शामिल की उम्मीद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दिल्ली से सभी सीएम विकसित भारत की योजनाओं पर देंगे अपने सुझाव। सुझाव मिलने के बाद पीएम मुख्यमंत्रियों को करेंगे संबोधित। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की होगी बैठक। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी नीति आयोग की यह बैठक। सुबह 10 बजे शुरू होगी नीति आयोग की बैठक। बैठक में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री के शामिल होने की, सभी सीएम विकसित भारत की योजनाओं पर देंगे अपने सुझाव। सुझाव मिलने के बाद पीएम मुख्यमंत्रियों को करेंगे संबोधित। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज नीति आयोग की बैठक होने वाली है 10 बजे। किस किस राज्य के सीएम आने वाले हैं, क्या क्या रहेगा अखिलेश जी? आज नीति आयोग की बैठक होगी। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। भारत मंडपम में नीति आयोग की बैठक हो रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में देश के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है और कहा जाए कि इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो ये सबसे साफ बात है कि भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में पहुंच रहे हैं। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम मुख्यमंत्री विपक्षी दलों के भी पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, केरला के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। सवाल अभी सिर्फ है कि क्या ममता बनर्जी आएंगी। उनके तरफ से देर शाम तक कोई कंफर्मेशन नहीं किया गया था। क्या कोई वहां से उनके प्रतिनिधिक तौर पर वित्त मंत्री आएंगे। लगभग देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री इस नीति आयोग की बैठक में शामिल हो रहे हैं। ममता बनर्जी पर अभी एक सवाल उठ रहा था, क्या शामिल होंगी नहीं, क्योंकि पहले भी वो कई बार नीति आयोग की बैठक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई तो कई बार वो उस बैठक में शामिल नहीं हुई। हाँ, हालांकि इससे पहले कई बार नीतीश कुमार भी शामिल नहीं हुए, लेकिन इस बार नीतीश कुमार शामिल होंगे। ममता बनर्जी पर सवाल है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगी। और भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्रियों से सलाह ली जाएगी। इसके प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों से सुझाव मांगे कि उनके प्रदेश के हिसाब से क्या कौन सी योजना है जिसको आगे बनाया जा सकता है, इस योजना का क्या प्रभाव वहां धरातल स्तर पर दिख रहा है, उस योजना को और आगे बढ़ाने की जरूरत है या फिर उसके जगह पर कोई नई योजना को लाने की जरूरत है, या फिर उस प्रदेश में कोई नया ऐसा है जिसे नई योजना के तौर पर विचार किया जा सकता है। इस तरह के सभी मुख्यमंत्रियों के द्वारा अपने अपने राज्यों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में ये सुझाव देंगे। उसके बाद सभी मुख्यमंत्रियों को संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। जो मुख्यमंत्रियों की तरफ से सुझाव आएंगे उन सभी सुझाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको जवाब देते हुए एक पूरा संबोधित भाषण देंगे। उसमें फिलहाल ये निकल कर आएगा कि किस प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं उनका उस प्रदेश को क्या लाभ मिल रहा है, देश को क्या लाभ मिल रहा है और नई योजनाएं सरकार ने कौन सी आगे चलाने का फैसला लिया, किस योजना को बंद करने का फैसला लिया गया, किस योजना को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने आगे की रणनीति को तय किया है।
ये तमाम तरह की चीजें हैं जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक जब आज 10:30 शुरू होगी और करीब 2 बजे जब ये बैठक खत्म होगी तो कुल मिलाकर ये निकल के आएगा कि नई योजनाओं को लेकर सरकार, केंद्र की और प्रदेशों की सरकारें इसको लेकर क्या सोचती हैं, क्या नई योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही हैं, किन योजनाओं को असफल मानकर या किन योजनाओं की जरूरत न समझकर उनको बंद करने की दिशा में सरकारें आगे बढ़ेंगी। जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होगी। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं जहां सांसद राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा आज। सांसद राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा, जम्मू कश्मीर के पुंछ का दौरा करेंगे राहुल गांधी। पुंछ के शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। गोलाबारी में बीते दिनों मारे गए थे पुंछ के कई लोग। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे जहां सांसद राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा, जम्मू कश्मीर के पुंछ का दौरा करेंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे दिल्ली से आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। गोलाबारी में बीते दिनों मारे गए थे पुंछ के कई लोग। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस नेता, कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी सबसे पहले पुंछ का दौरा करेंगे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात कर सकते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्द भेजे गए थे और उनके तरफ से जो नकाराना हमला किया गया था, उस दौरान जम्मू कश्मीर के कई लोग भी मारे गए थे। इसके बाद जो माहौल तनाव का भारत और पाकिस्तान के बीच में बना और पाकिस्तान के तरफ से जो सैन्य कार्रवाई की गई उसका जवाब भारत के तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से दिया गया और दोनों देशों के बीच गोलाबारी और कार्रवाई के बीच में पाकिस्तान ने कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था। यहाँ तक मंदिर, गुरुद्वारा को भी निशाना बनाया था और कई रिहायशी इलाकों में उन्होंने ड्रोन और बमबारी और गोलीबारी की थी, जिससे तमाम लोग मारे गए थे। उसमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं भी शामिल थी। तो राहुल गांधी आज पुंछ जाएंगे और पुंछ इलाके के जो लोग पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए थे उनके शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात करेंगे, उनको सांत्वना दिलाएंगे और उनके लिए मदद की भी घोषणा राहुल गांधी की तरफ से की जा सकती है और भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार से भी उनके मदद की मांग राहुल गांधी की तरफ से उठाई जा सकती है। फिलहाल जो पुंछ के लोग इस गोलीबारी में पाकिस्तान की तरफ से की गई थी जिसमें मारे गए थे, उनको लेकर राहुल गांधी और क्या कहते हैं, ये राहुल गांधी के देखने के दौरा जब करेंगे तो समझ में आएगा। और राहुल गांधी उस दौरान क्या भारत सरकार खासकर मोदी पर भी सवाल उठाते नजर आते हैं नहीं, जैसे राहुल गांधी लगातार सीज फायर के बाद केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से सांसद राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं जहां दिल्ली के बवाना की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दिल्ली में बवाना की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका। आज सुबह करीब 4:30 बजे लगी भीषण आग। दमकल की 17 गाड़ियां आग पर पाया काबू। जोरदार धमाके से इमारत का एक हिस्सा गिरा। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं जहां बवाना फैक्ट्री में बड़ी आग लगी। आग में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं। दिल्ली के बवाना की फैक्ट्री में लगी भीषण आग।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या आग लगने का कारण स्पष्ट हो पाया है अभी तक? दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लास्टिक फाइल और पॉलीथीन बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें आज सुबह तड़के आग लगने की सूचना दिल्ली के दमकल विभाग को मिली थी। उसके बाद दमकल विभाग की तरफ से गाड़ियां मौके पर भेजी गई थी। तो बताया जाए, जब भीषण आग लगी तो आग लगने के दौरान उसके अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसके वजह से अगल बगल की फैक्ट्रियों की दीवारें और उनकी छतों को भी नुकसान पहुंचा था, क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग की तरफ से 8 गाड़ियों को मौके पर भेजकर आग पर काबू पा लिया गया था, आग को बुझा लिया गया था। आग किन कारणों से लगी थी, इन कारणों की भी जांच दमकल विभाग के पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। फिलहाल ये भी पुलिस विभाग की तरफ से बताया गया है कि किसी तरह के जान माल के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि जब आग लगी थी उस दौरान फैक्ट्री बंद थी और वर्कर उसमें मौजूद नहीं थे, सिर्फ वहां पर सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। इसके वजह से जान माल के नुकसान होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। फिलहाल इसके बाद एक और फैक्ट्री बवाना क्षेत्र में थी, वो करीब 8:15 बजे के आसपास, उसमें भी आग लगने की सूचना आ रही है और उसमें भी बताया जा रहा है कि करीब 8 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है और उसमें आग बुझाने का काम चल रहा है। फिलहाल अभी किसी के हताहत होने की वहां से भी खबर नहीं है। तो ये जब से गर्मी का मौसम बढ़ा है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, तब से लगातार आज की घटनाएं सामने आ रही हैं और आगामी दिनों में भी इस तरह की घटनाएं लगातार बहुत ज्यादा सामने आएंगी। लोगों को अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है। उसका जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे, दिल्ली के बवाना की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली के बवाना फैक्ट्री में भीषण आग लगी। सुबह करीब 4:30 बजे लगी भीषण आग। दमकल की 17 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे दिल्ली से। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल हुआ रवाना। प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत की करेगा यात्रा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल बहरीन, अल्जीरिया की करेगा यात्रा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को प्रदर्शित करेगा मंडल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को प्रदर्शित करेगा मंडल। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल हुआ रवाना। प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत की करेगा यात्रा। प्रतिनिधिमंडल बहरीन, अल्जीरिया का भी करेगा यात्रा। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां प्रतिनिधिमंडल हुआ रवाना। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को प्रदर्शित करेगा मंडल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, प्रतिनिधिमंडल रवाना हो चुका है और क्या ज्यादा जानकारी है, कहां की यात्रा करने वाले हैं? देखिए मुस्कान, लगातार सीज फायर के बाद भारत सरकार की तरफ से तैयारी की गई। भारत सरकार की तरफ से 7 प्रतिनिधिमंडल तैयार किए गए, जो लगातार अब विदेश की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। एक के बाद एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रवाना हो रहा है। आज 2 प्रतिनिधिमंडल रवाना हुए। एक प्रतिनिधिमंडल वैजयंत पांडा के अगुवाई में जा रहा है, जो बहरीन और समेत तमाम देशों का दौरा करेंगे। वहां ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना और भारतीय सरकार की तरफ से चलाया गया, उसको बताएंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान भारत की सीमा के अंदर दहशतगर्दों को घुसपैठ कराता है, दहशतगर्द घुसपैठ के आकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। उस कार्रवाई के खिलाफ भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें आतंकवादियों को मार गिराया गया। वो सभी आतंकवादियों के ठिकाने
पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एरिया में थे। इसके अलावा पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भी उन देशों के सामने ये बात करेंगे कि समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे पूरी दुनिया में अंदर भारत समेत पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत है। और अन्य देशों में भी आतंकवाद की घटनाएं जो सामने आती हैं उनमें भी कई बार पाकिस्तान के ही आतंकवादी निकलते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर विजयंत पांडा की अगुवाई में जाने वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बहरीन समेत तमाम देशों की यात्रा करेगा और ये यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वहां की सरकारों से बात करेगा, वहां के विदेश मंत्रियों से बात करेगा और वहां से मीडिया में अपना पक्ष रखेगा कैसे पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देकर आतंकवादियों की भारत की सीमा में एंट्री कराकर दहशतगर्दी और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल हुआ रवाना। प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब कुवैत की करेगा यात्रा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको बुलेटिन में। रायबरेली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे रायबरेली। रायबरेली से आपको जानकारी दे रहे, एक दिवसीय रायबरेली दौरे पर पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना। कलेक्ट्रेट स्थित पुनर्निर्मित पेंशनर भवन का करेंगे उद्घाटन। मंत्री सुरेश खन्ना के साथ मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी रहे मौजूद। जनप्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, डीएम एसपी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रायबरेली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे रायबरेली। एक दिवसीय रायबरेली दौरे पर पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना। सरकार की ओर से 17,57,000 रुपया इसके लिए दिया गया था ताकि इसका पुनर्निर्माण हो सके। मुझे खुशी है कि यहाँ लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ पूरी रुचि लेकर इस पेंशनर कक्ष का निर्माण कराया और खास तौर से CSR से फंड्स की व्यवस्था करके फर्नीचर की व्यवस्था की। सरकार की पॉलिसी है कि कभी किसी भी जिले में पेंशनर्स को कोई परेशानी न हो। यहाँ पर बैठने की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा और शौचालय आदि की सुविधा पुरुषों और महिलाओं के लिए हो। उसी श्रृंखला में ये पेंशनर कक्ष आज समर्पित किया गया है इस जनपद को। मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां टोटका का विरोध करने पर दो पक्षों में विवाद। टोटका का विरोध करने पर दो पक्षों में विवाद। आगरा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 5 लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों का कराया मेडिकल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मारपीट में 5 लोग घायल। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बसई अरेला थाना क्षेत्र के नगला भरी का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे आगरा से। टोटका का विरोध करने पर दो पक्षों में विवाद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, टोटके के विवाद पर दो पक्षों में विवाद। टोटके का विरोध करने पर दो पक्षों में विवाद। खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। दिनेश प्रताप सिंह ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। प्रदर्शनी आयोजन की मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने की तारीफ। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से हम बता रहे हैं, विगत कई वर्षों से लगातार लग रही है प्रदर्शनी। अलग अलग प्रदेशों से प्रदर्शनी में आते हैं दुकानदार।
रोजाना हजारों की संख्या में प्रदर्शनी में आते हैं लोग। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं। प्रदर्शनी में सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम। जीआईसी मैदान में 1 महीने तक चलेगी प्रदर्शनी। रायबरेली से आपको जानकारी बता रहे हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। दिनेश प्रताप सिंह ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। बड़ी जानकारी रायबरेली से बता रहे हैं। प्रदर्शनी आयोजन की मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने की तारीफ। रायबरेली की प्रदर्शनी रायबरेली के लिए गौरव की बात है। खासतौर से रायबरेली के लोगों के लिए एक अविस्मरणीय पल है। एक लंबे अंतराल से लगातार 2 पीढ़ियां इस प्रदर्शनी का आयोजन करती रहें, मैं समझता हूं सबके बस की बात नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं छोटे भाई राकेश गुप्ता जी को, जो अपने पिताजी के बनाए हुए रास्ते पर उत्तरोत्तर चल रहे हैं और इस प्रदर्शनी का आयोजन करके रायबरेली के उन लोगों का जो अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में विदेश नहीं घुमा सकते, अपने बच्चों को नैनीताल नहीं घुमा सकते, अगर वो अपने बच्चों को लेकर के इस प्रदर्शनी में आ जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि मैं अपने बच्चों को बाहर घुमा लाया। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से दूर दूर से जो छोटे छोटे व्यवसायी अपनी चीजों को ला करके यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, उनका भी स्थान यहाँ पर मिलता है और सस्ते दामों पर चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। बहुत सारे गांव के लोगों को वो चीज मिल जाती है जो शायद मुरादाबाद जाकर के ले पाते, वो ये प्रदर्शनी दे पाती है। बहुत सारे लोगों को कालीन नगरी जाना पड़ता तो शायद कालीन देखने को मिलता। आपको रायबरेली की प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के सभी दिशाओं के उत्पाद इस प्रदर्शनी में आ जाते हैं, जो बड़ी आसानी से रायबरेली के लोगों के लिए सुलभ है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़।